इंडिया का, दैट वाज आईएनए ट्रेजर चेस्ट डिसअपियरेंस। हम लोग का जो स्कैम्स की हिस्ट्री शुरू हुई, मतलब ये मानते हैं हम लोग कि 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, तो वहां से हम लोग अगर अपनी जर्नी देखी तो सबसे पहले जो हमारा केस हमारे सामने आया था, दैट वाज आईएनए ट्रेजर चेस्ट डिसअपियरेंस। उसी साल में एक और केस आया था, जीप स्कैंडल केस था। शुरुआत में इंडिया, ये अगर पूरे दशक की बात करें तो 1940s में इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद 3 साल ही बचते हैं, तो इन 3 साल में केवल 2 केसेस आए थे। 1950 में टोटल 3 लगभग केसेस आए। उसमें जो सबसे मशहूर केस हुआ था, दैट वाज मुंद्रा स्कैंडल। उसके बाद अगेन 360 1960 का जो दशक आया, उसमें आपके 3 केसेस थे। 1970 के दशक में भी 3 केसेस थे। 1980 के दशक में भी तक भी 3 या 4 केसेस थे। तो अभी तक कोई भी बहुत ब्रॉड स्कैम, बहुत वॉल्यूम में स्कैम्स नहीं हो रहे थे। इसका एक रीजन और भी था कि हमारी इकोनॉमी जो है बहुत क्लोज थी, बहुत लॉस में जा रही थी। तो अभी बहुत ज्यादा यहाँ पे स्कोप नहीं था, और कहीं हो भी रहा था तो वो बहुत छोटे मोटे लेवल पे हो रहा था। एक्चुअल हमें लिवरेज कब मिला इस चीज के लिए कि हम लोग स्कैम कर सकें या डिफरेंट पीपल स्कैम में जा सके? तो 1990 का एक दशक ऐसा आया जिसमें हमें लगभग 15-16 के लगभग जो है हम लोगों को केस देखने को मिले स्कैम से रिलेटेड। तो जो 1990 का दशक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप हिस्ट्री देखना चाहते हो कॉर्पोरेट फ्रॉड की। और इसी समय जो है हमारे यहाँ का सबसे मशहूर जो केस बना, जिसे मदर ऑफ ऑल स्कैम्स बोला जाता है, दैट वाज द केस ऑफ हर्षद मेहता सिक्योरिटी स्कैम, जो करीब 50 बिलियन वर्थ का था। ये स्कैम इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये स्कैम होने की वजह थी क्योंकि जब 91 में एलपीजी पॉलिसीज आई थी। एलपीजी पॉलिसीज आप जानते होंगे, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की जो पॉलिसीज आई थी उस समय। जो प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव जी, और उसके बाद आपके फाइनेंस मिनिस्टर अभी मनमोहन सिंह, जो अभी आप प्रधानमंत्री पहले थे, वो थे। तो उन्होंने जो पॉलिसीज लाई उसमें हम लोगों को मिला, स्कोप मिला कि भाई हम लोग डील कर सकते हैं। गवर्नमेंट पीएसयूज को कन्वर्ट किया जा रहा था प्राइवेट सेक्टर बैंक में, बहुत सारी छूटें दी जा रही थी प्राइवेट सेक्टर्स को। उन्हीं छूटों का फायदा उठाते हुए ये स्कैम किया गया था। बहुत हाई लेवल स्कैम था। आज के दिन में दिखता है कि 50 बिलियन बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, क्योंकि आज के दिन में बहुत बड़े बड़े स्कैम हो चुके हैं। लेकिन अगर हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं तो डेफिनेटली इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा था। और बेसिकली केवल एक पर्सन, जो एक नॉर्मल सा पर्सन था, उसने अपने दिमाग से जितने भी बैंकिंग और स्टॉक मार्केट को लूप होल्स हैं उसको हटाते हुए ये पूरा का पूरा स्कैम किया था। तो इस दशक में हमें बहुत सारे स्कैम देखने को मिले। उसके बाद एक दशक आया 2000 का। सन 2000 का दशक बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पे सन 2000 लगते ही हमें एक सबसे बड़ा स्कैम देखने को मिला, इंडिया साउथ अफ्रीका मैच फिक्सिंग स्कैंडल। आप सभी को मालूम होगा, जिसमें मोहम्मद अजरुद्दीन और अजय जडेजा भी कन्विक्ट किए गए थे। उन्हें बैन किया गया था 5 साल के लिए, और 4 साल के मोहम्मद अजरुद्दीन को 5 साल के और अजय जडेजा को 4 साल के लिए बैन भी किया गया था। इसके बाद 2001 में जो आपके हर्षद मेहता साहब थे, जो 1990 स्कैम के मास्टर थे, उनका एक जो ट्रेनी था केतन पारिक साहब, उन्होंने एक बहुत जबरदस्त स्कैम किया और उस स्कैम की लगभग वैल्यू थी 320 मिलियंस। उसके बाद से डेफिनेटली हर्षद मेहता के बाकी ट्रेनीज को भी ढूंढा जाने लगा कि वो लोग कहां पे हैं। उसके बाद 2002 में एक बहुत बड़ा स्कैम आया, दैट वाज द स्टैम्प पेपर स्कैम। स्टैम्प पेपर स्कैम को हम लोग आगे कवर करेंगे इसको, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका भी वर्थ करीब 200 बिलियन था। और मतलब अब यहाँ पे पहले जो दशकों में केसेस आ रहे थे 3-3 4-4, अब यहाँ देखिए हर साल 3-3 4-4 केसेस आने शुरू हो गए थे। उसके बाद लाइन से 2003 4 5 6 में आपके केसेस आते गए। 2008 में भी करीब 7-8 केसेस आए, 2009 में करीब 7-8 केसेस आए, 10 में करीब 10 के ऊपर केसेस आए। फिर 2011 में 2020 के ऊपर थे, 2012 में आपके करीब 50 के लगभग केसेस थे आपके, फिर 2013 में भी। अब अगर ऐसा देखा जाए तो यहाँ पे केसेस जो है पर ईयर स्कैम्स की संख्या बढ़ती जा रही थी। इस बढ़ती संख्या को स्कैम्स के कांग्रेस पार्टी को भी बहुत बार जिम्मेदार ठहराया गया, जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे उसके बाद में 2015 में भी बहुत मेजोरिटी ऑफ स्कैम्स दिखे।
लेकिन 2017, 18, 19 में ये केसेस कम होते होते 2019 में अभी 6-7 स्कीम जो हम लोग ने स्कैम्स देखे 2019 में, और आने वाले समय में ऐसा ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जो हमारे पे जो प्रैक्टिसेस चालू किए हैं हम लोगों ने, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में बहुत बड़े बदलाव लाए गए हैं, कंपनीज एक्ट जो है 2013 लाया गया है, प्लस आपके जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत जबरदस्त बदलाव हुए हैं। तो ये सारे जो बदलाव है और आने वाले जो बेनामी ट्रांजैक्शन वगैरह पे जो आपके एक्ट्स आने वाले हैं या प्रॉपर्टीज वगैरह पे, तो उससे भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि आने वाले समय में ये जो केसेस हैं जो अभी अब वापस से साल में 4 से 5 हो गए हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि 2 से 3 या फिर और कम होने की उम्मीद है। कभी खत्म नहीं हो सकते केसेस, क्योंकि जब तक इकोनॉमी है तब तक स्कैंडल्स है। और ये बहुत समझने वाली बात है कि मनी जो है अच्छा सोर्स भी है, बुरा सोर्स भी है, ये हमारे ऊपर है कि हम उसे किस तरीके से यूज करते हैं। सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर हिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड इन इंडिया सेशन। There is one quotation that greed is good. ग्रीड यानी लालच। अब बहुत बात होती है कि भाई जो लालच होता है कि वो अच्छे है कि बुरा है। देखिए लालच को हम हमेशा बुरा क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर हमें ग्रीड हटा दी जाए तो आज जो हमने ह्यूमंस ने डेवलपमेंट की है वो दिखाई नहीं देगी अगर हम लोग यहां से ग्रीड को हटा दें। भाई अगर लालच नहीं होता हमें कि भाई मैं तो जंगल में नहीं रह सकता, मुझे गर्मी लग रही है, तो हम लोग पंखे नहीं बनाते हैं, और पंखों में भी फिर गर्मी लगने लगी तो हम लोग ने कूलर्स बना लिए हैं, फिर कूलर्स में भी गर्मी लग रही तो हम लोग ने एसी बना लिए हैं, अब एसी में भी अब डिफरेंट वेरिएंट्स आने लगे हैं। तो चीजें हम लोग को पैदल चलने में दिक्कत हो रही थी, पैदल चलने में दिक्कत हो रही थी, तो हम लोगों ने हाँ यहाँ पे किसी ने बोला विजय माल्या स्कैम, बिल्कुल सही, दैट वाज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। विजय माल्या और सहारा स्कैम बोथ वर। तो यहाँ पे जो ग्रीड है दैट इज वेरी गुड, लेकिन ग्रीड तब दिक्कत वाली बात हो जाती है जब हम लोग सेल्फ सेंटर हो जाते हैं और सारी चीजें भूल जाते हैं, लॉज भूल जाते हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो भूल जाते हैं। तो एक कोटेशन था ग्रीड इज गुड, एक मूवी आई थी 1987 में वॉल स्ट्रीट, वहां से लिया गया है, और ये सिग्निफाई करती है करेजियस स्पेकुलेशन इन द यूएस। यूएस मार्केट है, वहां के जो करेजियस स्पेकुलेशन है, करेजियस मतलब आपको रिस्क लेना है और उसके बदले में आपको रिवॉर्ड या फिर रिटर्न मिलेगा, तो वहां से ये लिया गया है ये फ्रेज ग्रीड इज गुड। अब ग्रीड इज गुड का सबसे ग्रीड इज गुड मतलब मैं बहुत ज्यादा गुड फॉर्म में नहीं ले रहा हूं, लेकिन ग्रीड को एक्चुअल यूज जिसने किया इंडियन इकोनॉमी में, तो दैट वाज द मैन फॉर मैनी इन दिस कंट्री, हर्षद शांतिलाल मेहता। इनका पूरा नाम था हर्षद मेहता साहब का, हर्षद शांतिलाल मेहता, जिन्होंने वाकई में ग्रीड को एक अलग लेवल तक पहुंचाया और दिखाया कि ग्रीड की पावर क्या हो सकती है, जो आप सोच सकते हो वो कहां तक आप ले जा सकते हो, ये इन्होंने दिखाया हर्षद शांतिलाल मेहता साहब ने। तो आज हम लोग मेनली जिस केस स्टडी पे हम लोग फोकस करने वाले हैं, क्योंकि देखिए हर जो केस स्टडीज हैं वो बहुत ही डीप्स हैं, तो हम एक दिन में सारी केस स्टडी कवर नहीं कर सकते। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी भी हम लोग सेशंस लेंगे, हर सेशन में एक जो मेजर केस स्टडी है उसको हम लोग डीपली कवर करेंगे और जो क्वेश्चंस होंगे उसको अपन लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आज का अपन लोग का केस है दैट इज द हर्षद मेहता स्कैम। हर्षद मेहता स्कैम, और हर्षद मेहता को सनी देओल ऑफ बुल मार्केट भी कहा जाता था, क्योंकि सनी देओल एक ऐसा एक्टर था जो बहुत ही अपने पावर के लिए जाना जाता था, अपने पावरफुल डायलॉग्स के लिए भी और अपने पावरफुल एक्शन के लिए भी जाना जाता था। तो सेम वैसे ही जो हर्षद मेहता थे उन्हें स्टॉक मार्केट को पावर देने के लिए जाना जाता है। स्टॉक मार्केट को पावर देना मतलब देखिए, जब भी आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट मजबूत हुआ, या कभी भी आपने चैनल्स देखे होंगे बिजनेस के या इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि बाजार में मजबूती आती है, बाजार में कमजोरी आती है या गिरावट आती है। तो बाजार में मजबूती कब आती है? जब बाजार उठ रहा हो, दैट इज ऑल्सो नोन एज द बुलिश ट्रेंड ऑफ मार्केट। दो ट्रेंड्स होते हैं, आप जो फाइनेंस के अगर नहीं है तो वो शायद ना जानते हो, मैं उन्हें बताऊं कि स्टॉक मार्केट में दो तरीके के मेनली ट्रेंड होते हैं। एक बुलिश ट्रेंड होता है जिसमें स्टॉक मार्केट ऊपर की ओर बढ़ता है, और एक होता है बियरिश ट्रेंड जिसमें स्टॉक मार्केट जो है वो नीचे की ओर जाता है। फायदा दोनों में होता है, ठीक है ना। तो कुछ ट्रेडर बुलिश नेचर के होते हैं, कुछ ट्रेडर बियरिश नेचर के होते हैं। अब इसने क्या किया था, इन्होंने
हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट जो नॉर्मल आपका चल रहा था 1000 पॉइंट पे आराम आराम से चल रहा था, इनके कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स के जरिए, डेफिनेटली वो ग्रेज थे, और ग्रेज क्या, वो पनिशेबल थे, और उसके थ्रू उन्होंने क्या किया, उन स्टॉक्स को, पूरे सेंसेक्स को 1000 से उठा के 4500 तक पहुंचा दिया। ठीक है, नियरली मोर देन 4 टाइम्स इन्होंने कर दिया। तो इन्हें सनी देओल ऑफ बुल मार्केट भी कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार बुल फेस लाने वाले, हैवी बुल फेस लाने वाले जो पहले पर्सन थे, दैट वाज हर्षद मेहता। और हर्षद मेहता को हम लोग थोड़ा बहुत थैंक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी वजह से ही सेबी वगैरह का रिवाइवल हुआ, बहुत सारे नए रेगुलेशंस आए, रूल्स आए, जिसके जरिए आज जो है आपका स्टॉक एक्सचेंज ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया। फुली ट्रांसपेरेंट नहीं बोल सकते हैं, कोई कोई भी चीज फुली ट्रांसपेरेंट और फुली परफेक्ट नहीं होती, समय के साथ साथ जो है वो ट्रांसपेरेंट और परफेक्टनेस आती है। तो हर्षद मेहता वाज कॉल्ड एज द सनी देओल ऑफ द बुल मार्केट, और कुछ लोग इसे आइंस्टीन ऑफ द मार्केट भी कहते थे। आइंस्टीन ऑफ द मार्केट क्यों? क्योंकि जितने ढंग से आइंस्टीन साइंस को समझता था, उसी ढंग से हर्षद मेहता जो है वो मार्केट को समझते थे। और इन्होंने जो खुद की थ्योरीज बनाई थी, वो बाद में जाके बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स वगैरह आज भी जो है इनकी टेक्निक्स को यूज करते हैं। तो इनका नाम जो है हर्षद शांतिलाल मेहता। डेट ऑफ बर्थ इनकी 29 जुलाई 1954 को थी। वेल्थ ओवर ₹100 करोड़। तो बंदे की वेल्थ 100 करोड़। और अभी हम लोग आगे देखेंगे कि ऐसा इसका कोई नहीं था कि ऐसा बहुत बड़े टाटा या बिरला के बेटे थे या बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, शुरू से बहुत नॉर्मल से पर्सन थे, नॉर्मल सी फैमिली बैकग्राउंड से आते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने दम पे अपनी जो वेल्थ है 100 करोड़ के ऊपर ले गए। एजुकेशन में इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है कि एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल बीकॉम लाजपत राय कॉलेज बॉम्बे 1976। स्कूल और कॉलेज में ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए थे। और कौन कौन सी जॉब इन्होंने की थी शेयर मार्केट में आने के पहले? तो इन्होंने सीमेंट बेचा था, होजरीज बेची थी, डायमंड के बिजनेस में थे, मतलब वहां पे वर्क करते थे, इंश्योरेंस क्लर्क थे। उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट सेल में आए। फिर बाद में इन्होंने एक ब्रोकर जो थे पी अंबालाल, ये 80s की शुरुआत में इन्होंने ज्वाइन की थी, और वहां पे जॉबर, एज अ जॉबर उन्होंने काम किया था, एक ब्रोकर पीडी शुक्ला के अंडर में। 1984 में इन्होंने कंपनी बनाई ग्रो मोर। ग्रो मोर कंपनी ही वो कंपनी थी जिसके जरिए ये सारा फ्रॉड जो है वो कंप्लीट किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा इसको, ग्रो मोर को। आगे भी हम लोग इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं आज। बिग टाइम इसमें दिया है एंटर्स मनी मार्केट इन 1986। तो 1986 का जो शुरुआती फेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से इन्होंने अपना जो सारा मैकेनिज्म था वो लगाना यहाँ पे शुरू किया था। फेवरेट स्टॉक और भी थे इनके, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेवरेट स्टॉक था दैट वाज एसीसी। इसमें दिया है कि 500 से 10,000, जो और भी ज्यादा इसका मार्जिन था, वैसे ये इन्होंने नॉर्मल एवरेज लिया है, 500 से 10,000 तक इन्होंने पहुंचा दिया था। फेवरेट कार इनकी 29 कार की इनकी फ्लीट्स थी, और 29 कार्स के फ्लीट में इनकी जो फेवरेट कार थी दैट वाज टोयोटा लेक्सस। इनके बाद जो कहा गया कि इनके बारे में एक कोटेशन कही गई थी जब इनका बैटल चल रहा था, कि इट वाज नॉट सो मच अ बैटल बिटवीन बुल्स एंड बियर्स एज मच एज अ बैटल बिटवीन इंडिविजुअल्स। ये एक मद्रास के बेस्ड ब्रोकर ने कहा था, मतलब उनकी उसी का इंटरप्रिटेशन किया गया है कि यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट के बारे में आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि स्टॉक मार्केट में जो लड़ाई हो रही थी वो इस चीज की नहीं थी कि स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है घट रहा है, ये इंडिविजुअल्स की लड़ाई थी। और इन्होंने मद्रास बेस्ड जो ब्रोकर है, उस समय का कमेंट उस समय ये आया था कि द मार्केट हैड बिकम अनदर कुरुक्षेत्र। जैसे महाभारत में का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो सेम ऐसे इन्होंने दिया कि जो मार्केट था वो कुरुक्षेत्र बन चुका था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ कोई भी पांडव नहीं था। ठीक है, तो किसी के भी इंटेंशन गुड नहीं थे। हम लोग हर्षद मेहता को ब्लेम करते हैं, दैट इज वेरी गुड, लेकिन मोस्टली जो है उस समय की बात करें, इस समय की बात करें, तो बहुत सारे जो इंटेंशंस होते हैं वो मेनली जो होता है प्रॉफिट मोटिव होता है। लॉ के जरिए चेंज करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी और बोले तो ना ग्रीड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये इसे मदर ऑफ ऑल स्कैम्स कहा जाता है। मदर ऑफ ऑल स्कैम्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अकेले स्कैम ने पूरे जो इकोनॉमी थी इंडिया की उसको हिला के रख दिया था। और केवल इंडिया की इकोनॉमी नहीं, फॉरेन से जो हमारे इन्वेस्टमेंट आते थे या
इंडियंस जो बाहर इन्वेस्ट करते थे, वो सारी चीजों में इसने जो है एक अनिश्चितता ला दी थी, क्योंकि अब चीजें जो शक की निगाहों से देखी जाने लगी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये था ना कि इंडिया के जो लीगल सिस्टम है उसका लूप होल पूरी तरीके से खुल गया था। तो अब बाहर के जो इन्वेस्टर्स है वो डरने लगे थे इंडिया में इन्वेस्ट करने से, और यहां से पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो रिवाइव हुआ, रेगुलराइज किया गया पूरे के पूरे सिस्टम को। और दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये सिस्टम हुआ नहीं होता, ये स्कैम नहीं हुआ होता, तो आज हो सकता है कि पता भी नहीं चलता कि कितने ज्यादा स्कैम छोटे छोटे होते जा रहे हैं। इसके बाद से सारे स्कैम्स पे लगाम लग गई। एंड एट 90s का सबसे बड़ा स्कैम कहा जाता था दिसंबर 31 2001, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 31 दिसंबर 2001। जैसा हम सब जानते हैं 31 दिसंबर की जो रात होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सभी नए साल की शुभकामनाएं देते हैं, नए साल चेंज होने के लिए पार्टीज करते हैं। तो 31 दिसंबर 2001 बाकी सब के लिए तो जैसा भी था, लेकिन ये जो हर्षद लाल मेहता थे, हर्षद मेहता, इनके लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा। क्योंकि इन द वी आवर्स ऑफ, ये सुचिता दलाल के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, एक जर्नलिस्ट थी जिन्होंने डिस्क्लोज किया था ये पूरा का पूरा स्कैम 92 के समय में। तो इन्होंने लिखा है 31 दिसंबर के बारे में कि इन द वी आवर्स ऑफ December 31st, just before the year 2001 came to a close, Harshad Mehta passed away in a jail in suburban Mumbai. It was a tragic and unceremonious end to the man who was the first broker to become a mega star of Indian capital market and fired the greed and imagination of every middle class Indian in the early 1990s. तो 31 दिसंबर 2001 की रात जब सब नए साल की जो है वेट कर रहे थे, नए साल के लिए शुभकामनाएं दे रहे थे, उसी दिन रात के करीब 12:40 पे हर्षद मेहता जो है जेल में, उनको हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। उन्होंने लिखा है सुचेता दलाल ने इनके बारे में कि ही प्रॉमिस्ड द अल्टीमेट रैग्स टू रिचेस स्टोरी फ्रॉम द स्मॉल टाउन रायपुर बॉय। रायपुर डेफिनेटली आप ही लोग का रायपुर, छत्तीसगढ़ का रायपुर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रॉम द स्मॉल टाउन रायपुर बॉय हु वाज वंस रेस्टिकेटेड फ्रॉम द स्कूल। एक रायपुर उस समय बहुत बड़ा शहर नहीं माना जाता था, छोटा सा शहर था रायपुर। तो रायपुर के एक छोटे से टाउन रायपुर का जो एक लड़का था, जो एक बार रेस्टिकेट कर दिया गया था स्कूल से, टू सुल्तान ऑफ दलाल स्ट्रीट। ही बिकेम द सुल्तान ऑफ द दलाल स्ट्रीट विद ऑल द ट्रैपिंग ऑफ वेल्थ सच एज अ फैबुलस हाउस, a fleet of cars and multiple stock exchange membership. लास्ट लाइन वो लिखती हैं कि his dreams of coming back to the capital market had ended forever. Now it is truly over. ये लिखा है उनकी सबसे बड़ी क्रिटिक और उनके पूरे स्कैम का पर्दाफाश करने वाली सुचेता दलाल जी ने, जिन्हें मीडिया के लिए पद्मश्री भी मिल चुका है। अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं हर्षद मेहता स्कैम की। कैसे जो हर्षद मेहता है एक नॉर्मल से पर्सन से उस सुल्तान के पोजीशन तक दलाल स्ट्रीट के पहुंच सके। तो नाउ वी विल स्टार्ट द जर्नी ऑफ डिक्टेटर ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। सबसे पहले इनकी अर्ली लाइफ देख लेते हैं, तो इससे हमें समझ में आता है कि इनके कनेक्शंस और इनका बैकग्राउंड कैसा था, इनका प्लेटफॉर्म कैसा था। तो हर्षद शांतिलाल मेहता was born on 29 July 1954 at Paneli Moti, Rajkot district in a Gujarati Jain family. Early childhood spent in Kandivali, Bombay, present day Mumbai, where his father was a small time businessman, छोटे से businessman थे. Later the family moved to Raipur's Modhapara. रायपुर के मोधापारा में आया, उस समय मध्य प्रदेश था, अब तो कैपिटल सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ है। वे मेहता स्टडीड इन होली क्रॉस बैरन बाजार हायर सेकेंडरी स्कूल। ये मुझे जहां तक मालूम है कि ये स्कूल आज भी है। A cricket enthusiast, Mehta did not show any special promise in school and came to Bombay after his schooling for studies and to find work. तो क्रिकेट के शौकीन थे लेकिन पढ़ाई में कुछ खास अच्छे नहीं थे। आइंस्टीन के साथ और कंपैरिजन भी किया जा सकता है क्योंकि इनको कहा गया आइंस्टीन ऑफ द स्टॉक मार्केट। तो आइंस्टीन भी बहुत अच्छे पढ़ाई में नहीं थे क्योंकि इन लोगों को स्कूलिंग जो बहुत ज्यादा सूट नहीं करती थी, क्योंकि इनका बहुत माइंड क्रिएटिव था, नई चीजें क्रिएट करते थे। मेहता कंप्लीटेड हिज बीकॉम इन 1976 फ्रॉम लाजपत राय कॉलेज बॉम्बे एंड वर्कड अ नंबर ऑफ ऑड जॉब्स फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर। 8 साल तक ये छोटे मोटे बिजनेसेस और जॉब्स करते रहे।
Early career. So Mehta tried his hand at various jobs, often related to sales, including selling hosieries, cement, sorting diamonds. Mehta started his career as a salesperson in the Bombay office of New India Assurance Company Limited. वहाँ पे सेल्स पर्सन थे, एक नॉर्मल सा जो सेल्स पर्सन होता है वो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में काम करते थे। उस समय किसी ने नहीं सोचा था, इन्होंने खुद भी नहीं सोचा था कि वो किस पोजीशन पे जाने वाले हैं अगले 10-12 सालों में। ड्यूरिंग दिस टाइम ही गॉट इंटरेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट एंड आफ्टर अ फ्यू डेज रिजाइंड एंड जॉइंड अ ब्रोकरेज फर्म। तो वहां पे वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए एज अ सेल्स पर्सन, तो इन्होंने एक ब्रोकरेज फर्म ज्वाइन कर ली। इन द अर्ली 1980s he moved to a lower level clerical job at the brokerage firm Harjeevan Das Nemidas Securities, where he worked as jobber for the broker Prasann Pranjeevan Das broker, who he considered his guru। तो इनके गुरु इन्होंने किसको माना था? प्रसन्न प्राण जीवन दास ब्रोकर, जो बहुत ही उस समय के नामी ब्रोकर हुआ करते थे। अगर आप कभी इसको सर्च करिएगा तो यू विल गेट डिटेल्स आल्सो। ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years beginning 1980 he served as a position of increasing responsibility at a series of brokerage firms। इन्होंने डिफरेंट ब्रोकरेज फर्म्स में काम किया। बाई 1990s, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट समय इनका शुरू होता है। By 1990, he had risen to a position of prominence in the Indian security industry with the media, including popular magazines such as Business Today। तो 1990 में इन्होंने एक बहुत ही एक प्रोमिनेंट पोजीशन होल्ड कर ली इंडियन सिक्योरिटी इंडस्ट्री में, और पॉपुलर मैगजीन जैसे बिजनेस टुडे है, तो उन्होंने इसे क्या बोला था? द सनी देओल ऑफ द स्टॉक मार्केट कहा गया था इन्हें। लेटर करियर एंड द 1992 स्कैम। अब यहां से 1990 से एक्चुअली इनकी बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी शुरू होती है, और 92 इनका पीक था, और 92 के बाद जो है स्कैम इनका डिस्क्लोज हो गया। उसके बाद से इनका जो है पोजीशन पूरी लगातार जो है डाउनफॉल होती गई। तो इन्होंने एक कंपनी बनाई थी, दैट वाज ग्रो मोर रिसर्च एंड असेट मैनेजमेंट कंपनी। आज भी बहुत सारी असेट मैनेजमेंट कंपनी चलती हैं, आप लोग आने वाले समय में हो सकता है किसी असेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए काम भी करो। तो उस समय जिस समय की ये बात कर रहे हैं हम लोग, उस समय असेट मैनेजमेंट कंपनीज पे बहुत कंट्रोल नहीं थे, आज तो बहुत ज्यादा कंट्रोल्स हैं। तो इन 1984 मेहता वाज एबल टू बिकम ए मेंबर ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एज अ ब्रोकर। तो अब ये जो है खुद ब्रोकर एज एस्टेब्लिश हो गया, एंड एस्टेब्लिश हिज ओन फर्म कॉल्ड ग्लोमोर रिसर्च एंड असेट मैनेजमेंट कंपनी। ग्रो मोर वाकई में ग्रो मोर रही, और वो बहुत ही जल्दी ग्रो करी, और ग्रो करने के टेक्निक्स डेफिनेटली सही नहीं थे, लेकिन अल्टीमेटली उसने ग्रो किया था। ही एक्टिवली स्टार्टेड अ ट्रेड इन 1986। तो 1986 में इसने एक्टिवली ट्रेड शुरू कर दिया। बाय अर्ली 1990 नंबर ऑफ एमिनेंट पीपल बिगन टू इन्वेस्ट इन हिज फर्म। तो अकेले खुद का तो नहीं कर सकता है ना, तो डिफरेंट पीपल से इसने पैसा लेना शुरू किया और इन्वेस्ट करना शुरू किया, and utilize his service। It was at this time that he began trading heavily in the shares of Associated Cement Company। आपने अभी भी देखा होगा कि टेलीविजन वगैरह पे अगर आप देखोगे डिफरेंट टॉक शो बिजनेस चैनल्स पे, तो आज भी वो लोग बताते हैं कि हाँ जैसे आप ये इसका शेयर लो 1950 रुपए का है, तो आपका टारगेट प्राइस रखो 2000 रुपए, स्टॉप लॉस लगा दो 1950 पे। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ सिस्टम शुरू होने वाला था। यहाँ पे इसका फेवरेट स्टॉक इसने रखा हुआ था अपना एसीसी सीमेंट। अब यहाँ पे दिया गया, द प्राइस ऑफ द शेयर्स इन द सीमेंट कंपनी इवेंचुअली रोज फ्रॉम 200 टू नियरली 9000 ड्यू टू अ मैसिव स्पैट ऑफ बाइंग फ्रॉम अ सेट ऑफ ब्रोकर्स इंक्लूडिंग मेहता। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस कंपनी के शेयर्स थे वो लगभग, जब इसने ट्रेडिंग करनी शुरू की थी तो लगभग 200 रुपए थे, और ट्रेडिंग करते करते इसके जो डिफरेंट टूल्स टेक्निक्स यूज किए थे, कौन कौन से यूज किए थे, कैसे यूज किए थे, हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसकी शेयर वैल्यू पहुंच गई 9000 रुपए। ठीक है। अब मुझे अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं जो शायद जो यहाँ पे फाइनेंस वाले बच्चे हैं वो तो जानते हैं, लेकिन अगर कोई फाइनेंस वाला बच्चा नहीं है तो उसके लिए मैं ये बता दूं कि किसी भी कंपनी के शेयर की प्राइसेस बढ़ती कब है? कंपनी की शेयर प्राइसेस तब बढ़ती हैं जब उसकी डिमांड बढ़ती है। लोग अगर ज्यादा से ज्यादा किसी भी शेयर्स को खरीदते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ती है, तो उसके शेयर प्राइसेस बढ़ते हैं। और उसके शेयर प्राइसेस कम कब होते हैं? जब उसकी बिकावली बढ़ती है, यानी कि उसको ज्यादा से ज्यादा जब हम सेल करते हैं तो उस शेयर के प्राइसेस जो हैं वो कम होते जाते हैं। तो डेफिनेटली जब 200 रुपए था, अगर मुझे किसी शेयर का प्राइस बढ़ाना है तो मुझे क्या करना होगा? ज्यादा से ज्यादा उस कंपनी में मुझे शेयर्स में इन्वेस्ट करना होगा। जितने ज्यादा मैं लोगों से इन्वेस्ट कराऊंगा उतना ज्यादा
शेयर का प्राइस बढ़ता जाएगा। और इंडिया जैसे जो नेशन है ना, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज लोगों को नहीं है और लोग सुनी सुनाई बातों पे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो यहाँ पे एक जो बुलिश मार्केट का ट्रेंड बन रहा था, बुलिश मार्केट का ट्रेंड बन रहा था, जो खुद नहीं बना था, ठीक है, खुद ब खुद नहीं बना था, इसे एक बनाया गया था, या एक आर्टिफिशियल बुलिश ट्रेंड आप कह सकते हो। तो आर्टिफिशियल बुलिश बुलिश ट्रेंड बनाने के लिए क्या किया गया था, मैं को मैकेनिज्म थोड़ा सा पहले समझाता हूं, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि जब हर्षद मेहता ने एंटर किया, 200 रुपए के लगभग इसका शेयर था। तो इसने देखिए सबसे पहले ना मार्केट में कुछ टिप्स दी जाती हैं। टिप्स जैसे मैंने बोला कि बिजनेस चैनल्स पे आज भी अगर आप जाओ तो टिप्स दी जाती हैं कि जैसे भाई 1950 1960 का शेयर है, इसका टारगेट प्राइस रखो 2000 रुपए, स्टॉप लॉस लगाओ 1950 पे। तो ऐसे बहुत सारी टिप्स आती हैं, उससे भी टिप्स आती थी। तो जो इन्होंने क्या किया था, हर्षद मेहता ने एसीसी के लिए एक टिप देना शुरू किया, क्योंकि भाई जो एसीसी के जो शेयर प्राइस हैं वो 250-300 हो जाएंगे और बहुत ही ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। तो भाई ऐसे तो हजारों टिप्स आते थे उस समय, हजारों नहीं आते थे, सैकड़ों आते थे। तो अब जब टिप आई तो लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि भाई ऐसे तो रोज ही टिप्स आ रही है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि काफी ज्यादा पैसा जो है एसीसी के शेयर्स में लगाना शुरू कर दिया, एसीसी सीमेंट के शेयर्स में अपने और अपने क्लाइंट्स के थ्रू लगाना शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा जो है इसकी डिमांड बढ़ी और इसके शेयर के प्राइसेस रेज होने शुरू हो गए, 250 से 300 के लगभग होने शुरू हो गए। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अब लोगों को लगना शुरू हुआ कि नहीं, बात तो बंदा सही कह रहा है। और उसके बाद जब 250 से 300 हुआ, उसने फिर टारगेट प्राइस दिया 500 से 800 के बीच में, वापस से 500 से 800 के बीच में हो गया। अब देखो प्रॉब्लम यहां से शुरू हुई, मतलब इन्वेस्टर्स कहां पे फंसते हैं मैं आपको बताता हूं कि जब 200 से 250 300 हुआ तो पहले तो लोगों ने सोचा कि चलो एक अटेम्प्ट में हुआ होगा। फिर जब उसने वापस से टिप दिया कि भाई ये 700 800 900 के रेट तक जा सकता है, और यहाँ पे मतलब मार्जिन भी क्या था, उन्होंने एक साथ नहीं 700 800 दे दिया था, फिर उन्होंने 600 बोला, फिर 700 बोला। तो 2-3 बार जब ये सही हो गया, अब लोगों को एक बोलते हैं ना, एक फील ऑफ गिल्ट हुआ। फील ऑफ गिल्ट क्या हुआ कि यार अगर मैं पहली बार में उसकी बात मान लेता 200 पे, तो आज मेरा इन्वेस्टमेंट 800 वैल्यू का हो गया होता, नियरली 4 टाइम्स हो गया होता मेरा इन्वेस्टमेंट। और इसके बाद जो है जो मेहता साहब ने, इन्होंने और भी बताना शुरू किया कि भैया 900 पहुंच जाएगा, 1000 पहुंच जाएगा, फिर 1200 पहुंच जाएगा। तो अब करीब ये थोड़ा आगे तक लेके गए, और उसके बाद जो मार्केट है वो खुद ही जो है, जैसे 400 500 600 पहुंचे थे ये, उसके बाद से मार्केट जो है खुद ही इनके पीछे पीछे पहुंच गया कि नहीं, हर्षद मेहता जो कह रहा है बात तो सही कह रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा डिमांड मार्केट खुद ही क्रिएट करने लग गया। अब मार्केट खुद क्रिएट करने लग गया तो इसके तो पहले से पैसे लगे थे, जो 200 रेट पे, 300 पे, 400 पे, अब इसने जो पैसे लगाए हुए थे उसके थ्रू अब जो है मार्केट खुद इसका बढ़ाने लगा शेयर। और बढ़ते 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 इस शेयर के वॉल्यूम कितने पे आ गए, 9000 आ गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि देखिए अगर एक मुझे एक पूरे पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कि पूरे इंडिया के लोग ट्रेड कर सकते हैं। एक जगह है कि लाखों लोग पैसे लगा रहे हैं, और एक जगह है कि एक बंदा अकेला पैसा लगा रहा है। तो एक बंदे को केवल इस पूरे मार्केट को राइज करने के लिए बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, मतलब ये किसी नॉर्मल लोन से या बिजनेस लोन से तो हो नहीं सकता है। अब यहाँ पे बहुत बड़े पैसे की जरूरत थी, बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत थी। तो मेहता ने ये जो अमाउंट का जुगाड़ किया, जो अमाउंट इसने मैनेज किया, वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम था, दैट वाज स्कैम। वो स्कैम कैसे हुआ वो भी अभी अपन लोग डिस्कस करेंगे कि बैंक्स के थ्रू उसने वो स्कैम कैसे किया। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ कि मेहता जस्टिफाइड हिज दिस एक्सेसिव ट्रेडिंग इन एसीसी शेयर्स बाय स्टेटिंग दैट द स्टॉक हैड बीन अंडरवैल्यूड and that the market had simply corrected when it revalued the company at a price equivalent to the cost of building a similar enterprise, the so-called replacement cost theory that he had put forward। बहुत हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे अब बहुत समझने वाली बात है। देखिए लोगों को शक तो होगा ना कि भाई एक स्टॉक जो है वो लगातार बढ़ता कैसा जा रहा है, या कुछ स्टॉक जो है कैसे बढ़ते जा रहे हैं केवल। तो यहाँ पे इसने क्या दलील दी थी कि भाई ऐसा है कि ये जो है कंपनी है वो अंडर वैल्यूड है, और ये मार्केट जो है, मार्केट में जब इसने एंटर किया हुआ है तो मार्केट की जो बाइंग और सेलिंग कैपेसिटी है उसकी वजह से इसका रीवैल्यूएशन हो रहा है, और ये अब जो है धीरे धीरे करके अपने एक्चुअल वैल्यू की ओर जा रही है। तो इसने ये दलील दी, और जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि इसका जो ट्रेंड है वो सही जा रहा था, इसके टिप्स सही जा रहे थे, तो लोगों ने इस पर विश्वास किया।
और इसके थ्रू पैसे इन्वेस्ट करने लग गए। अब बैकग्राउंड ऑफ द 1992 स्कैम क्या था? अब यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा था कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो इसने पैसा इतना कैसे लेके आया ये। तो पैसा लाने के जो मैकेनिज्म थी वो हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये दिया हुआ कि अप टू द अर्ली 90s बैंक्स इन इंडिया वर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी मार्केट। बैंक जो है खुद ब खुद इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी। However, they were expected to post profit and to retain a certain ratio of their asset in government fixed interest bond। मतलब बैंक शेयर मार्केट में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकती थी। ठीक है ना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे वो डील कर सकती थी। जो मेहता क्लेवरली स्क्वीज्ड कैपिटल आउट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम टू एड्रेस द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक्स एंड पम्प दिस मनी इनटू द शेयर मार्केट। जो मेहता जी थे, इन्होंने बहुत ही दिमाग से जो है ये सारा जो कैपिटल कहां से लेके आया, बैंकिंग सिस्टम के जो लूप होल्स थे वहां से लेके आया, और बैंक्स को हायर रेट का, इंटरेस्ट रेट का भरोसा दिया, क्योंकि बैंक को मालूम था कि अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाएंगे तो उन्हें एक नॉर्मल रेट मिलेगा। तो हर्षद मेहता ने, कोई कंपटीशन बहुत था बैंक्स के बीच में, तो हर्षद मेहता ने कहा कि भाई ऐसा है कि आप जो है हम मेरे थ्रू पैसे दो। किस तरीके से, मैं अभी आपको समझा रहा हूं। तो इन्होंने प्रॉमिस किया बैंक्स को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। एट दैट टाइम अ बैंक हैड टू गो थ्रू अ ब्रोकर टू बाय सिक्योरिटीज एंड फॉरवर्ड बॉन्ड फ्रॉम अदर बैंक्स। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं, थोड़ा सा इसके डेप्थ में जाते हैं। आप लोगों को ध्यान होगा, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम जो गवर्नमेंट है, इस बैंक्स हैं, इन्हें बहुत सारे रेशियोज मैनेज करने पड़ते हैं। रेशियोज मैनेज करने पड़ते हैं, जैसे CRR रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सबको ध्यान है ना, मेंटेन करने पड़ते हैं। अब ये रेशियोज मेंटेन करने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदते थे। गवर्नमेंट कहते थे कि भाई ऐसा है, आपको ये रेशियो जैसे CRR मेंटेन करना है, तो इसके लिए ये रेशियो मेंटेन करने के लिए आपको कम से कम जितना भी आपका डिपॉजिट रेशियो है, तो उस डिपॉजिट रेशियो का 38.5% जैसे मान लेते हैं, तो 38.5% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना पड़ेगा आपको। कितना रखना पड़ेगा? 38.5 लगभग आपको रखना पड़ेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। अब आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना है। अब बहुत ध्यान से समझना। अब जैसे मान लिया कि मेरा जो डिपॉजिट रेशियो है वो 100 करोड़ है, तो मेरे को 38 करोड़ के लगभग की क्या चाहिए होंगे, अपने पास रखने होंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद के। मतलब उसको मैं कहीं भी यूज नहीं कर सकता हूं। तो अगर अचानक से ये 120 करोड़ मेरा जो डिपॉजिट और टर्म जो रेशियो होता है वो बढ़ गया, तो मुझे इसका 38% भी बढ़ जाएगा, तो मुझे गवर्नमेंट की ज्यादा सिक्योरिटीज खरीदनी पड़ेंगी। तो बैंक्स को क्या प्रॉब्लम होती थी कि भाई बार बार गवर्नमेंट की सिक्योरिटी रखने का मतलब है कि बार बार वो पूरा प्रोसेस करो। तो उन लोगों ने एक मैकेनिज्म निकाला कि भाई ऐसा है कि जैसे मेरे पास जो है गवर्नमेंट, मेरे पास एक एग्जांपल दे रहा हूं, बैंक ए है और बैंक बी है। तो बैंक ए जो है उसको जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो लीगली रखनी थी वो 20 करोड़ की रखनी थी। ठीक है, और बैंक बी को रखनी थी, बैंक बी को भी 20 करोड़ की रखनी थी। अब लेकिन बैंक ए के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी हुई है करीब मान लेते हैं कि 40 करोड़ की, और बैंक बी के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी हुई है वो रखी हुई है 10 करोड़ की। तो बैंक ए जो है उसके पास, उसको रखनी थी 20 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लेकिन उसके पास 40 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। और वहीं बैंक बी के को रखनी थी 20 करोड़ की, और उसके पास केवल 10 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। तो बैंक बी ने सोचा कि भाई मुझे तो कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए ये रेशियो आया है ना, तो मुझे गवर्नमेंट के पास जाने की क्या जरूरत है, मैं किसी ऐसे बैंक को ढूंढता हूं जिसके पास एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, जो उसका यूज नहीं कर रहा है, उससे मैं कुछ दिन के उधार ले लेता हूं, और उसके बदले में क्या करूंगा, उसको थोड़ा इंटरेस्ट पे कर दूंगा। तो इसने क्या किया कि बैंक ए को ढूंढना शुरू किया, या ऐसे बैंक को ढूंढना शुरू किया जिसके पास एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, जिससे वो कुछ समय के लिए ले ले और बदले में इंटरेस्ट दे दे। तो उसको क्या हुआ कि उसका पूरा पूरा सिक्योरिटीज खरीदना नहीं पड़ेगा। तो ये खुद तो बैंक बाई बैंक घूम नहीं सकता है। तो इसने एक काम क्या किया बहुत इंपॉर्टेंट, कि ब्रोकर्स कुछ होते थे, जो ब्रोकर्स क्या काम करते थे कि आरबीआई के रजिस्टर्ड ये ब्रोकर होते थे। उस समय करीब 1000 के ऊपर ब्रोकर्स थे, 1000 के लगभग ब्रोकर्स थे जो ऐसा काम कर रहे थे। उसी में से हर्षद मेहता भी एक था। तो जैसे हर्षद मेहता एक ब्रोकर था, ये इसके पास गए कि भाई मेरे को ना करीब 10 करोड़ के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जरूरत है शॉर्ट टर्म के लिए, मान लो कि 15 दिन के लिए मुझे जरूरत है। तो ये क्या करेगा, डिफरेंट बैंक से अप्रोच करेगा, और क्योंकि इसके पास पूरी डिटेल होगी कि किस बैंक के पास एक्स्ट्रा है, तो उससे ये सिक्योरिटीज लाएगा और
इस बैंक को दे देगा, ठीक है, और ये बैंक को दे देगा तब तक, और ये बैंक उसके पैसे जो है दूसरे वाले बैंक को ट्रांसफर कर देगा। अब बहुत ध्यान से समझना कि अब सिक्योरिटीज, यहाँ पे दो चीजें बहुत समझने वाली बात है कि बैंक जो है ना खुद ब खुद पूरा का पूरा सिक्योरिटी नहीं ट्रांसफर कर देता है। तो बैंक सिक्योरिटी की जगह क्या ट्रांसफर करता है, उसकी रिसिप्ट ट्रांसफर करता है, बैंक रिसिप्ट ट्रांसफर करता है। तो एक यहाँ पे और एक जो टर्म आया, दैट वाज द बैंक रिसिप्ट, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जगह यहाँ पे बैंक रिसिप्ट ट्रांसफर किए जाते थे, ठीक है ना। बैंक रिसिप्ट जो है इस बात का मतलब प्रूफ था कि भाई मेरे को जो है आपका ये सिक्योरिटीज, मतलब मेरे को पैसे मिल गए आपके, और ये सिक्योरिटीज जो है मैंने आपके बिहाफ पे अपने पास रखे हुए हैं। तो अगर इन द केस ऑफ फेलियर ऑफ पेमेंट ऑफ दैट ड्यूज टू योर बैंक, योर सिक्योरिटीज विल बी हैंडेड ओवर टू यू। तो ये जो बीआर था एक सिंपल सा एक इंस्ट्रूमेंट था, जो एक जैसे नोट होता है ना, प्रॉमिसरी नोट होता है, वैसे ही एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट था जो ये मैनेज करता था कि भाई ये प्रॉमिस करता हूं मैं कि मैं ये सिक्योरिटीज आपके ट्रस्ट में, मतलब अपने पास रखा है आपके नाम पे, और आपके जो पैसे हैं वो हमें मिल चुके हैं। तो इस तरीके से ये स्कैम शुरू हुआ। फिर मैं अभी आपको आगे जो है इसको डायग्राम वाइज समझा रहा हूं कि ये स्कैम का मैकेनिज्म कैसे चला था। तो मेहता यूज दिस मनी टेम्पररी इन हिज अकाउंट टू बाय शेयर्स। अब ये जो यहां से इसने पैसे जनरेट किए थे हैवी मनी, तो इसने क्या किया था, शेयर्स खरीदने शुरू किए थे, और कुछ कंपनीज के शेयर जैसे एसीसी है, स्टरलाइट है, वीडियोकॉन है, और बीपीएल भी था, उसके जो है शेयर्स बहुत ही हाई रेट पे पहुंचा दिए थे, जिसमें एसीसी मेनली माना जाता है। 200 से इसका शेयर जो है 3 महीने में 9,000 के रेट तक इसने पहुंचा दिए थे। तो एक तो इसने गड़बड़ क्या की कि ये बैंक्स के जो पैसे हैं वो कहां पे लगा दिए, उसने शेयर मार्केट में लगा दिया। और बैंक रिसिप्ट के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया कि बैंक रिसिप्ट होती क्या है, ठीक है। तो इसमें बैंक रिसिप्ट एक बार वापस पढ़ भी लेते हैं कि अनदर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द बिग वे वाज द बैंक रिसिप्ट इन अ रेडी फॉरवर्ड डील, सिक्योरिटीज वर नॉट मूव्ड बैक, एंड फोर्थ इन एक्चुअलिटी इंस्टेड ऑफ द बोरोवर द सेलर ऑफ द सिक्योरिटी गेव द बायर ऑफ द सिक्योरिटी अ बीआर। जो सिक्योरिटी बेच रहा है वो एक्चुअल सिक्योरिटी नहीं देता है, वो क्या दे देता है, उसको एक बैंक रिसिप्ट दे देता है कि भाई आपने जो मुझे पैसे दिए वो पैसे मुझे मिल गए, और ये सिक्योरिटी आपके बिहाफ पे जो है मैं अपने पास रखा हुआ हूं, अगर मैं फेल करूंगा ये पैसे लौटाना आपको, तो ये सिक्योरिटी आपको हैंड ओवर कर दी जाएगी। इट एक्ट्स एज अ रिसिप्ट फॉर द मनी रिसीव्ड बाय द सेलिंग बैंक, hence the name bank receipt. It promises to deliver the securities to the buyer. It also states that in the meantime the seller holds the security in the trust of the buyer. तो सिंपल से ये सिक्योरिटीज था। अब यहाँ पे जो है having figured out this, the Mehta needed banks which could issue fake BRs. अब इसने क्या किया ना, शुरू में तो बीआर का मैकेनिज्म तो था कि वो सिंपल सी बात, एक से बैंक से दूसरे बैंक को ट्रांसफर करता था। कैसे करता था मैं अभी आपको बता रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड्स में। अब लेकिन इसने ना ये बीआर जो थे, एक्चुअल बीआर थे, देखो बीआर का मतलब क्या होता है कि बहुत ध्यान से समझना कि दूसरे वाले बैंक ने कहा कि मुझे पैसे मिल गए हैं। दो चीजें कवर कर रहा है। पहली चीज, बीआर का मतलब है जैसे दो बैंक से, बैंक ए है और बैंक बी है, बैंक ए जो है पैसे दे रहा है बैंक बी को, और बैंक बी बदले में क्या है, इसको सिक्योरिटी दे रहा है। तो बैंक बी जो इसको सिक्योरिटी दे रहा है वो ये बैंक उस बीआर का मतलब ये है ना कि मुझे एक तो पहली बात पैसे मिल गए हैं, पहली चीज, और दूसरा कि ये जो पैसे मिल गए हैं सिक्योर्ड है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट बीआर क्या कह रहा है कि प्रॉमिस कर रहा है कि अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा तो इसके एवज में इतने करोड़ के जो मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान देने वाली बात है कि देखिए पहले ना बहुत ज्यादा ये सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम से आपकी कोई चीज तो होती नहीं थी। तो बैंक, जैसे मैं बैंक ए हूं, तो बैंक बी ने मेरे को बोला कि भाई मैंने आपको एश्योरिटी दे दी कि 20 करोड़ के लगभग के जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो मैं आपके नाम कर दूंगा, ठीक है ना, आपके ट्रस्ट में मैंने होल्ड कर रखे हैं। लेकिन बैंक बी ये सच बोल रहा है कि नहीं, उसके पास एक्चुअल गवर्नमेंट सिक्योरिटी है भी कि नहीं, ये तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है। ये उस समय का सबसे बड़ा लूप होल था। तो यहां पे तो इसको पता ही नहीं चला ना कि बैंक बी के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैक करने की है कि नहीं। लीगली देखा जाए तो वो तभी बैंक रिसिप्ट इशू कर सकता है 20 करोड़ का, अगर 20 करोड़ का वाईके का उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। लेकिन ऐसा था नहीं। मेहता ने दो बैंक का नाम है द बैंक ऑफ कराड़ एंड द मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक, इन दोनों बैंक के जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मिलके ऐसे बीआर इशू कराए
जिनके पीछे कोई भी बैकिंग नहीं था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। तो विदाउट एनी काइंड ऑफ बैकिंग दे इशूड द बैंक रिसिप्ट। तो बहुत ध्यान से आप समझ सकते हो, बैंक रिसिप्ट मतलब क्या था? प्रॉमिस पे करने का था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपके नाम पे करने का था। लेकिन हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही नहीं है, तो मैं बीआर इशू नहीं कर सकता था, मेरे पास पावर ही नहीं थी। लेकिन मैंने फिर भी बीआर इशू किए, तो दीज बीआर्स वर फेक। ठीक है ना? Once these fake BRs were issued, they were passed on to the other banks, and the banks in turn gave money to Mehta. अब जैसे ही वो बीआर दूसरे बैंक को पहुंचा, तो वो सारा पैसा, अब देखिए यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज थी। देखिए जनरली आरबीआई ने क्या बोला हुआ था कि जो पैसे है ना, जैसे एक बैंक है तो वो दूसरे बैंक को ही देगी। लेकिन यहाँ पे ना ये जो बैंक के रेगुलेशन थे, या तो बैंक को पता नहीं था, या तो जो बैंकर्स थे वो हायर रिटर्न के चक्कर में, क्योंकि मैंने था ना कंपटीशन बहुत था, तो हायर रिटर्न का भरोसा दिला के मेहता ने वो जो चेक्स हैं वो अपने नाम पे कटवाए। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत मेजर फ्रॉड था यहाँ पे। कि दो केसेस आए थे, क्योंकि उन लोगों ने क्लेम किया कि उन लोगों को लॉस मालूम ही नहीं थे आरबीआई के, क्योंकि आरबीआई ने बोला था कि भाई आप किसी भी ब्रोकर के नाम पे चेक नहीं दे सकते हो। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? बैंक के नाम पे चेक ना देके ब्रोकर के नाम पे चेक दिया।